20 वर्षीय नरेंद्र शहर की एक झुग्गी में अपने चाचा कौशल के साथ रहता था। चाचा के अलावा नरेंद्र का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी एक दूर के रिश्ते की बुआ जरूर थी जो धर्मपुर गांव में रहती थी। नरेंद्र के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। नरेंद्र के चाचा कौशल एक फैक्ट्री में सामान पैकिंग का काम करते थे। चाचा ने ही नरेंद्र को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए इसलिए चाचा ने अभी तक शादी भी नहीं की थी। एक शाम जब नरेंद्र और उसके चाचा कौशल बैठे चाय पी रहे थे तब नरेंद्र ने अपने चाचा कौशल से कहा, चाचा चलो ना धर्मपुर गांव चलते हैं, कुछ दिन बुआ के पास रहेंगे, हम लोगों का थोड़ा मन भी बदल जाएगा। चाचा ने कहा, अरे कहाँ चलते हैं गांव, देख रहे हो यहाँ इतना काम पड़ा है, मालिक गुस्सा होगा, छुट्टी मिलना मुश्किल है और ऊपर से बखत देख रहे हो, अभी चलेंगे तो रात को पहुँचेंगे और हमें तो सालों हो गई धर्मपुर गए। तब नरेंद्र ने चाचा से कहा, अरे चाचा कल परसों तो आपकी छुट्टी है ना, बस 2 दिन रहकर वापस आ जाएंगे और गर्मी में का रात और का दिन। चाचा ने कहा, अच्छा चलो जल्दी, और 2 दिन मतलब 2 दिन, समझा ना। नरेंद्र ने खुश मन से हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों ने कुछ ज़रूरी सामान लिया और गांव जाने वाली बस में बैठ गए। चाचा ने कंडक्टर से धर्मपुर के 2 टिकट लिए और नरेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराए, अब खुश हो ना। नरेंद्र ने फिर हंसते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और बस की खिड़की से बाहर देखने लगा। रात लगभग 9 बजे वे दोनों धर्मपुर गांव के बस स्टैंड पहुंच चुके थे। अब वह गांव जाने के लिए कोई वाहन तलाशने लगे पर उन्हें वहां कोई वाहन नहीं मिला जो उन्हें गांव में उनकी बुआ के घर तक पहुंचा सके। इस पर कौशल ने नरेंद्र से कहा, हम तुमसे कह रहे थे रात हो जाएगा पहुंचते पहुंचते, आज रहने दो, पर नहीं, तुम्हें तो आना था। वे बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे काहे गुस्सा कर रहे हैं बच्चे पर, कहाँ जाना है, हम छोड़ दें। कौशल ने पलट कर देखा तो एक 60-65 वर्षीय बूढ़ा आदमी वहाँ अपना तांगा लिए खड़ा था। उसने फिर कहा, अरे बैठ जाइए, हम छोड़ देते हैं, यहाँ इतनी रात आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा, अंधेरा होते ही सब अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। कौशल ने कहा, ठीक है चलो, हमें धर्मपुर गांव जाना है। धर्मपुर का नाम सुनते ही वह बूढ़ा आदमी अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, इतनी रात गए धर्मपुर जाना है, लगता है यहाँ नए हो साहब जी, खैर हमें क्या, बैठो छोड़ देते हैं। नरेंद्र और कौशल जल्दी से तांगे में बैठ जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी तांगा चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर तांगा चलाने के बाद वो तांगा रोक देता है और कहता है, आप 2 मिनट रुको, मैं उस दुकान से कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ, मालकिन को खाना देना है। और फिर वह तांगे से उतरकर सामान लेने चला जाता है। थोड़ी देर में ही वो वापस आ जाता है। तब कौशल उससे कहता है, अरे तुम तो कह रहे थे कि यहाँ अंधेरा होते ही सब घरों में कैद हो जाते हैं, फिर इतनी रात को वो दुकान कैसे खुली है। इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, अरे साहब, लोग अंधेरा होने पर घरों में कैद हो जाते हैं, हम लोग नहीं, वह तो हमारी ही बिरादरी का है, जिगरी दोस्त है हमारा। इस पर नरेंद्र ने कहा, तुम्हारी बिरादरी, क्या मतलब तुम्हारी बिरादरी, हमारी बिरादरी तुम्हारी बिरादरी अलग अलग है क्या। इस पर बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, ज़्यादा बिरादरी बिरादरी करके दिमाग मत खराब करो हमारा, धर्मपुर जाना है या फिर, और यह कहकर वह जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर नरेंद्र और कौशल सचमुच डर गए और चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी दूर तांगा चलने के बाद फिर रुक गया और फिर वह बूढ़ा आदमी बोला, आप लोग यहीं बैठो, मैं मालकिन को खाना देकर आता हूँ। नरेंद्र ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ तो कोई घर नहीं है। इस पर बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, हमें घरों से क्या काम, हम तो कहीं भी रह लेते हैं, वो सामने बड़ा सा पेड़ देख रहे हो, उस पर ही रहती है हमारी मालकिन। यह सुनकर नरेंद्र और कौशल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो बूढ़ा आदमी पेड़ के पास जाकर कहता है, मालकिन, ओ मालकिन, नीचे आ जाओ, खाना लाया हूँ आपके लिए।
तब उस पेड़ से आवाज़ आती है, ऊपर ही दे दो, मैं नीचे नहीं आऊँगी। यह सुनकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है मालकिन, और उसने अपना हाथ पेड़ की ऊंचाई तक बढ़ा दिया और बोला, ये लीजिए आपका खाना मालकिन, अच्छा अब मैं चलता हूँ। उसका लंबा हाथ देखकर कौशल और नरेंद्र की घिघी बन जाती है और वो डर से पसीने पसीने हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी इन सब से बेखबर फिर से अपना तांगा चलाने लगता है। थोड़ी ही देर में कौशल ने नरेंद्र के कान में कुछ कहा और फिर वह बूढ़े आदमी से बोला, बाबा हमें लघुशंका जाना है, 1 मिनट के लिए तांगा रोकेंगे? और फिर जैसे ही बूढ़े आदमी ने तांगा रोका, वो दोनों तांगे से कूदकर भाग खड़े होते हैं और तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। यह नज़ारा देखकर बूढ़ा आदमी इतनी ज़ोर से हंसता है, चिल्लाकर कहता है, कहाँ तक भागोगे साहब जी, कहाँ तक भागोगे, ये सब अपना ही इलाका है। और फिर वह गाना गुनगुनाने लगता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा तुझे जाना कहाँ। वह लोग काफ़ी देर तक भागते रहते हैं। वो कितना भाग चुके थे ये तो उन्हें भी नहीं मालूम था। उन्हें तो बस अपनी जान बचानी थी। भागते भागते उन्हें एक बड़ी सी झोपड़ी दिखती है और वो दौड़कर उस झोपड़ी के पास पहुंचकर जल्दी से उसका दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और एक हाथ उन दोनों को जल्दी से अंदर घसीट लेता है और वह दोनों झोपड़ी की फर्श पर गिर पड़ते हैं। फिर थोड़ा संभल कर देखते हैं कि उस झोपड़ी में एक चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी है और वो कहती है, मैंने तुम दोनों की जान बचाई है, मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे बेटा? दोनों जल्दी से कहते हैं, शुक्रिया माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह दोनों कहते हैं, माँ जी आप इस उम्र में इस झोपड़ी में अकेले रहती हैं और कोई नहीं है क्या जो आपकी देखभाल कर सके? इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, क्या बताएं बेटा, कुछ साल पहले मैं अपने बेटे के पास रहने शहर चली गई थी और अपनी इस झोपड़ी की रखवाली अपने नौकर शंभू को सौंप गई थी। मैं शंभू को हिदायत देकर गई थी कि जब तक मैं ना आऊँ इस झोपड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाना, इसकी रखवाली करना। शंभू मेरा बहुत ही वफ़ादार नौकर था। जब तक मैं नहीं आई तब तक वह यहीं रहा। पर बेटा अब क्या बताऊँ, जब मैं अपने बेटे के यहाँ थी तब मुझे हार्ट अटैक आ गया था और मेरी उस अटैक में मौत हो गई थी। पर फिर भी मैं मरने के बाद अपनी झोपड़ी में वापस आई और यहाँ आकर देखा कि शंभू आज भी मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे कहा, शंभू मैं आ गई तुम्हारी मालकिन। मेरी आवाज़ सुनकर शंभू उठा तो पर उसका शरीर नहीं, क्योंकि शंभू भी मर चुका था। पर बेटा आज भी शंभू मेरा बहुत ध्यान रखता है, दवा खाना पानी सब लाकर देता है और अब तुम दोनों भी मेरा ध्यान रखोगे। उस बूढ़ी औरत की सारी बातें सुनकर नरेंद्र और कौशल वैसे ही आधे मर चुके थे, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई जो हम यहाँ आए। अब हम कभी भूलकर भी इधर का रास्ता नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। उस बूढ़ी औरत को उन पर कोई दया नहीं आई और वह तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर बोली, शंभू ओ शंभू। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे कमरे से शंभू आया और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, जी मालकिन। शंभू कोई और नहीं, वही तांगे वाला था। ये नरेंद्र और कौशल अब समझ चुके थे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, इन दोनों को भी हमारी बिरादरी में शामिल करो, हमारा परिवार अब बढ़ना चाहिए। सालों से तुम मेरी सेवा कर रहे हो, अब क्या ये अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे? शंभू ने कहा, जी मालकिन, आपका आदेश सिर आँखों पर। और यह कहकर उस बूढ़े आदमी के 2 लंबे हाथ आए, जिसने एक एक करके कौशल और नरेंद्र की गर्दन जोर से दबा दी। कुछ ही देर में दोनों के शरीर निर्जीव अवस्था में झोपड़ी के फर्श पर पड़े थे और अब उनकी आत्मा भी उस बूढ़े आदमी और उस बूढ़ी औरत के कब्जे में थी।
शंभू अब उन दोनों की आत्मा से कहता है, चलो तुम दोनों लोगों को भी तांगा चलाना सिखा देता हूँ, वरना नया शिकार कैसे फांसेंगे। दोस्तों, आज का सवाल है, तांगे वाले का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।